हम भूगोल के अंदर जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं उनको सांख्यिकीय आरेखों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और बहुत सारी बार हम इन सांख्यिकीय आरेखों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण मानचित्रों पर भी करते हैं। आपने अपनी स्कूल की किताबों में, कॉलेज की किताबों में, विशेष तौर पर भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल की किताबों में देखा होगा कि जैसे भारत का मानचित्र है और उसमें राज्यवार वितरण दिखाने के लिए राज्यों के अंदर पाई डायग्राम बनाए हुए हैं, बार डायग्राम बनाए हुए हैं, लाइन आरेख बनाए हुए हैं, ठीक है। और कई बार जैसे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो वर्ष हैं उनमें जो क्लाइमेटिक डेटा है, जो जलवायु संबंधी आंकड़े हैं, उनमें किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, इनको भी दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम जब इन सांख्यिकीय आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि एक उपयुक्त स्टैटिस्टिकल डायग्राम अर्थात सांख्यिकीय आरेख को हम चुनते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो सांख्यिकीय आरेख होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका मूलभूत क्लासिफिकेशन ले, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ले, तो ये 3 प्रकार के होते हैं: एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। आप सब जानते हो विमा क्या होती है ना। हम जानते हैं ना कि जब हमने पढ़ा भी है ना, एक्स विमा, वाई विमा, जेड विमा, और हम उसको डायग्राम के द्वारा दिखाते भी हैं, है ना। जब हमें समतल पटल पे कोई चीज़ दिखानी हो तो हम एक्स और वाई विमा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जब हमें तीसरी विमा दिखानी हो तो हम कल्पना करते हैं और उसको एक भिन्न रेखा द्वारा, जैसे डॉटेड लाइन दिखा दी, है ना, हम तीसरी विमा को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरी विमा ये प्रकट करती है कि ये या तो गहराई है या ऊंचाई है, ठीक है। जैसे सिंपल आपने एक लाइन खींची, है ना, निश्चित लंबाई की, तो वो लाइन जो है ना, वो क्योंकि उसकी लंबाई है, केवल एक विमा के सहारे हम उसका मापन करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक विमीय हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आपने कोई ज़मीन खरीदी, है ना, तो ज़मीन का जो माप होता है वो तो समतल होता है। तो हम ये कहते हैं ना कि भाई इस प्लॉट की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है और क्षेत्रफल इतना है ना। तो ये जब हम लंबाई चौड़ाई अर्थात 2 विमाओं के सहारे जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो ये द्विविमीय होते हैं। और ये जो द्विविमीय आरेख होते हैं ना, ठीक है, हम इनको क्षेत्रफली भी बोलते हैं, इनको एरियल डायग्राम भी बोलते हैं। जैसे वृत्त है, वर्ग है, आयत है, इस तरह के जो आरेख होते हैं ना, ये द्विविमीय आरेख होते हैं, ठीक है। और त्रिविमीय आरेखों में खास बात ये होती है कि इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई या ऊंचाई भी होती है, ठीक है। और जब गहराई और ऊंचाई होती है तो वो आरेख आयतनी होते हैं, है ना। जैसे आप सिंपल, जैसे आपका ग्लोब है, आप जानते हो कि पृथ्वी त्रिविमीय है ना। अब आपका ग्लोब यदि खोखला है तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ भर सकते हैं ना, इसका मतलब वो आयतनी है, ठीक है। तो जैसे जो गोली आरेख है, घन आरेख है, ब्लॉक पुंज आरेख है, ये सारे के सारे आरेख त्रिविमीय होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि भाई ये जो आरेख हैं, हम देखते हैं एक विमा वाला आरेख है, 2 विमा वाला आरेख है, 3 विमा वाला आरेख है, हम इनका कब कब इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जब हम कोई भी वितरण दिखाते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का जब हम निरूपण करते हैं तो हम एक बात ध्यान रखते हैं उसके अंदर कि उन आंकड़ों की अर्थात किसी वितरण में जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं, है ना, हम क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी पहचान करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि उनके अंदर न्यूनतम और अधिकतम का अंतर कैसा है, और उसके अनुरूप हम आरेख का चुनाव करते हैं, ठीक है। यदि अंतर ज़्यादा नहीं है तो एकविमीय आरेख हमारे लिए अच्छे आरेख होते हैं। जैसे दंड आरेख है, साधारण दंड आरेख है, मिश्रित दंड आरेख है, बहुदंड आरेख है ना। और दंड की तरह ही खींची गई लाइनें,
ध्यान रखना, ये वो लाइनें नहीं है जो ट्रेंड को बताती है ना, दंड की तरह जो खींची गई लाइनें हैं, है ना, उस तरह के आरेख हैं। ये सब एक विमा वाले आरेख इस तरह के डेटा सेट के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम ये देखें कि न्यूनतम और अधिकतम जो आंकड़े हैं किसी वितरण के, उनमें अंतर बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी परास बहुत ज़्यादा, रेंज बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर हम यदि न्यूनतम को दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अधिकतम के लिए जो हमारा आरेख का भाग बनता है वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो हमारे पास दिया गया क्षेत्र होता है, हम उसको उसमें नहीं दिखा सकते। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा अंतर है और हम दंड आरेख बना रहे हैं, हम न्यूनतम दंड जो मूल्य है उसके लिए पैमाना लेते हैं, और उसी पैमाने पे हम यदि अधिकतम मूल्य वाला बनाते हैं तो वो हमारे पेज के ही बाहर निकल जाता है ना। या जैसे हम भारत के मानचित्र में राज्यवार दिखाते हैं तो वो राज्य की सीमाओं के बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, ठीक है, कई राज्यों के अंदर वो फैल जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम एक विमीय आरेख से द्विविमीय आरेख पर शिफ्ट करते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, द्विविमीय आरेख जो होता है ना, उसको अपनाते हैं, ठीक है। और यदि अंतर और भी ज़्यादा हो कि द्विविमीय आरेख के द्वारा भी हमारे लिए प्रदर्शन मुश्किल हो, यदि हम न्यूनतम के लिए पैमाना लें और उसी पैमाने पे यदि हम अधिकतम मूल्य को दिखाने की कोशिश करें, तो हमारा आरेख हमारे पास जो स्थान है उससे बाहर निकलता है। तो उस स्थिति में हम त्रिविमीय आरेखों पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे विशिष्ट आरेख भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिंदु आरेख है। अब बिंदु जो है वो एक ऐसी संरचना है कि उसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है, ठीक है। अब क्योंकि उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई गहराई या ऊंचाई नहीं होती, इसलिए वो बिना विमा वाला होता है, वो बिना विमा वाला होता है। अब देखिए, हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, है ना, एक विमीय आरेखों के, द्विविमीय आरेखों के, त्रिविमीय आरेखों के, ठीक है। देखिए, जब हम एक विमीय आरेखों की बात करते हैं, एक विम आरेख, ठीक है, तो एक विम आरेख में जैसे हमने देखा रेखा आरेख, ध्यान रखना यहाँ पर इस आरेख में ये जैसे हमने एक सांचा बनाया, ठीक है, इसमें ये हमारी सपोज वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो जो हमारी वाई अक्ष है, वाई अक्ष के ऊपर हमने आय के आंकड़े दिखाए, इनकम, पर कैपिटा इनकम, है ना। और जो हमारी जो एक्स अक्ष है, इसके ऊपर जो है वो हम केवल और केवल राज्यों के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस अक्ष पर मूल्यों का कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल इस लाइन की ऊंचाई ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो केवल एक ही दिशा में डेटा का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ये एक विमीय आरेख होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो रेखा आरेख होता है वो एक विमीय में आता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जैसे हम दंड आरेख देखते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए ये राज्य दिए हुए हैं और ये घनत्व दिए हुए हैं, तो ये हमारे मूल्य हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक अक्ष पर हमारे मूल्य लेंगे, यहाँ पर हमने घनत्व ले लिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर तो हमें खाली राज्यों के नाम लिखने हैं, तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि भाई यहाँ पर ये दूरियां या इस पर, इस अक्ष पर हमें पैमाना लेने की जरूरत नहीं होती, एक्स पर हम पैमाना खाली और खाली वाई पर लेते हैं। तो एक ही अक्ष पर हमने पैमाना लिया और केवल एक ही अक्ष के ऊपर हमें परिवर्तन को दिखाना है, जैसा हमने पिछले आरेख में किया। तो इस तरह से जब हम दंड बनाते हैं, इन दंडों की जो चौड़ाई होती है उसका स्टैटिस्टिकल महत्व नहीं होता, ठीक है। वो हम एक चौड़ाई फिक्स कर लेते हैं और ये अंतराल भी फिक्स कर लेते हैं, और हम सारे दंडों की चौड़ाई भी वही रखते हैं और उनके बीच में अंतराल भी वही रखते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है केवल और केवल इन दंडों की ऊंचाई, बस। तो एक ही अक्ष के सहारे पैमाने में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सरल दंडारेख होते हैं, ये भी एक विमा वाले हैं। अब इसमें मिश्रित दंडारेख भी हम बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में जो डेटा है ना, जो कुल का मान है उसके उपविभाग भी हमें दिए हुए हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है कि ये इसको कंपनी है, ठीक है,
इसका जो 1978 और 78-79 का जो डेटा है उत्पादन का लाख टन में, उसमें सिलिका इस्पात जो है वो इतना है, विक्रय योग्य इस्पात इतना है और कच्चा लोहा इतना है, और ये उसका कुल उत्पादन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुल उत्पादन के लिए साधारण दंड बना लेंगे सबके लिए। ठीक है, तो ये साधारण दंड हमने बना लिए, है ना, पूरी ऊंचाई के। तो ये हमारे केवल और केवल कंपनी वार कुल उत्पादन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो कुल उत्पादन है इसके उपविभागों को दर्शाते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित छाया और एक निश्चित क्रम चुन लेते हैं। जैसे हमने ये चुना, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये छायांकन गलत दिया हुआ है, आप ध्यान रखना इसका। हमने इसमें ये चुना कि देखिए ये जो सबसे नीचे वाला है ना, जिसमें ये वाली शेड दिखाई हुई है, ये बेसिकली सिलिका इस्पात है ना। ठीक है ना, ये पिग आयरन तो यहाँ आएगा और ये इंगोट स्टील यहाँ आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, लेकिन खैर हमें समझने से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब में सिलिका इस्पात को सबसे नीचे वाले कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, क्योंकि पैमाना तो हमारा जो एक हमने लिया है कुल के लिए वही रहेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये अलग अलग जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से दंड का छायांकन कर देंगे। तो इस तरह से मिश्रित दंडारेख बनते हैं। ठीक है, जब हम जो मूल्य हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ वर्ष दिया हुआ है और यहाँ सिंचित क्षेत्र दिया हुआ है ना, तो नहरों से सिंचित, कुओं से सिंचित, तालाब से सिंचित और अन्य, तो 4 प्रकार हो गए ना। यदि हमें इसका मिश्रित बनाना होता तो हम क्या करते, इन चारों का जोड़ के कुल सिंचित क्षेत्र करते और फिर उसके अंदर ये डिवीजन दिखा देते। ठीक है, लेकिन बहुदंड आरेख जो मल्टीपल बार डायग्राम है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक मूल्य के लिए एक अलग आरेख और एक अलग छाया चुन लेते हैं। जैसे नहरों के लिए हमने सबसे पहला जो बनाया है ये जो दंड है वो नहरों के लिए है ना, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र, पैमाना केवल एक अक्ष पे होगा क्योंकि ये एक विमीय आरेख है ना। तो हमने क्या किया, एक निश्चित छाया ले ली, उसके इंडेक्स भी हम बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम मिश्रित दंडारेख दिखाते हैं जिसमें एक वर्ष के लिए 4 दंड बने, फिर हम एक, अब इन चारों दंडों को हम एक साथ जोड़कर दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जोड़कर दिखाते वक्त इसमें जो हिस्टोग्राम आरेख का चरित्र नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे लिए दंडों की चौड़ाई जो है उसका कोई मायना नहीं है, उसके लिए हम कोई पैमाना नहीं लेते हैं। फिर हम एक निश्चित अंतराल ले लेते हैं और फिर दूसरे वर्ष के लिए दिखाया, फिर हमने उतने ही अंतराल की जगह छोड़ी, फिर तीसरे वर्ष के लिए दिखाया। ठीक है, तो इस तरह दिखाते हैं। ये द्वादश आरेख है ना। ठीक है, द्वादश का मतलब दोनों दिशाओं में, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे हम जैसे मान लो टेम्परेचर के लिए हम ये डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ठीक है, तो हम टेम्परेचर के लिए ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिखाया हुआ है सरप्लस एज परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा, डेफिशिएंसी एज परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा, न्यूट्रिशन की बात की गई है ना, कि ये सरप्लस के लिए दंडारेख है ना, और ये डेफिशिएंसी के लिए है ना। और इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से जो मिनरल है, प्रोटीन है, ठीक है, जो सरप्लस में देखने को मिलते हैं और कौन कौन से जो है जिनकी डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जो पिरामिड आरेख होता है ना, वो भी एक तरह से मान लीजिए कि दंड आरेख का ही विशिष्ट रूप होता है। ठीक है, और सरल जो पिरामिड आरेख बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बीच में तो हम आयु संरचना लेते हैं और हमेशा बाईं और हम महिलाओं के लिए आंकड़े दिखाते हैं और दाहिनी और पुरुष के लिए आंकड़े दिखाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत में देख लेते हैं, जैसे 0 से 4% है ना। अब इसमें बच्चियां कितनी और बच्चे कितने हैं, है ना, और वो कुल जनसंख्या का कितना कितना प्रतिशत है। तो बच्चों को जैसे हम इस तरफ दिखा देते हैं और बच्चियों को हम इस तरफ दिखा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अध्यारोपित पिरामिड आरेख भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अध्यारोपित पिरामिड आरेख में क्या होता है, हम दो स्थानों की या दो समयों की तुलना कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर
ये जो खाली दंड है ये तो बिहार के लिए है, और जो डॉटेड छायांकित दंड है वो वेस्ट बंगाल के लिए है। तो इसकी विधि में कोई खास अंतर नहीं है, सरल पिरामिड आरेख की तरह ही बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें एक निश्चित स्थान तक अध्यारोपण रखते हैं, है ना, और ये इसलिए करते हैं ताकि हमें दोनों दंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएं और हम आंकड़ों की तुलना कर सकें। ठीक है, मिश्रित पिरामिड आरेख भी हम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा विशिष्ट होता है, जैसे किसी भी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या को एक साथ दिखाना है वर्षवार, तो इस तरह का मिश्रित दंड आरेख हम बना सकते हैं। अब देखिए, दंड आरेख में एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि चाहे आप इधर जाएं और चाहे आप इधर जाएं, आपने पैमाना तो केवल और केवल एक्स अक्ष के सहारे लिया है ना, आपका पैमाना खाली एक अक्ष के सहारे है, इसलिए ध्यान रखना तीनों पिरामिड आरेख में आपका पैमाना केवल एक अक्ष के सहारे बदल रहा है ना, या यूं कहें कि आपने पैमाना केवल एक अक्ष के सहारे लिया है। ठीक है, जिस अक्ष के सहारे मूल्य के हिसाब से आप ये तय करते हो कि भाई आपका आरेख जो है, ठीक है, वो कितना कहाँ कितना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये आरेख भी एक विमीय आरेख है। अब देखो, द्विविमीय आरेख, जैसा कि अभी हमने बात की आपसे कि द्विविमीय आरेखों में हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफली इकाइयां लेते हैं, है ना, इसलिए इनको क्षेत्रफल आरेख भी बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर अलग अलग फसलें ले ली, है ना, और ये उनके उत्पादन है। ठीक है, तो आपने यहाँ 6 फसलें ली और उनके उत्पादन लिए, और आपने चुना कि हम इसको यूनिट स्क्वायर डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो यूनिट स्क्वायर डायग्राम के में क्या करते हैं हम कि एक वर्ग लेते हैं, है ना, और ये ध्यान रखना ये सॉलिड वर्ग होता है। सॉलिड मतलब कि हम इसको काला किया हुआ रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब हम वर्ग लेते हैं, इकाई वर्ग, तब तो बनता है द्विविमीय आरेख, और यदि हम इकाई घन ले लें तो वो त्रिविमीय आरेख होता है, जिसको हम ब्लॉकपुंज बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपने एक वर्ग के लिए पैमाना ले लिया कि साहब 1 मिलियन टन, है ना, अब आपको यदि 53.5 मिलियन टन दिखाना है तो आपने क्या किया, 53 वर्ग बनाए। देखो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 3 और 1 आधा, 53.5 हो गया ना। इसका मतलब कि यदि आपको पैमाना पता है तो आप आरेख को देखकर ही तुरंत बता सकते हो कि भाई राइस का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है ना, 2 नंबर पे वीट है, 3 नंबर पे आप देख रहे हो यहाँ पे ज्वार है। ठीक है, तो कुल मिला के हम आसानी से केवल और केवल आरेख को हम पढ़कर ही, है ना, आरेख को ही देखकर ही आराम से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गाकार आरेख, है ना, तो वर्गाकार आरेख में क्या होता है कि हम वर्ग लेते हैं, और वर्ग एक निश्चित क्षेत्रफल का वर्ग जो होता है ना, उसके लिए पैमाना ले लेते हैं, और उसी के आधार पे क्या होता है, जो वर्ग होते हैं ना, ठीक है, उन वर्गों का आकार जैसे जैसे बड़ा होगा वो हमें इंडिकेट कर देगा कि वहां मूल्य ज्यादा है, वहां मूल्य ज्यादा है। ठीक है, आयताकार आरेख में भी वही बात होती है। तो ये सब जो है ना, ये दो विमाओं के सहारे चल रहे हैं, एक्स विमा भी और वाई विमा भी। विभाजित आयताकार आरेख में भी वही होता है। ठीक है, चक्र या वृत्तारेख, इसमें भी वही बात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारे मूल्य का द्योतक होता है। ठीक है, अब यदि वृत्त बड़ा बन रहा है तो मूल्य ज्यादा है, और वृत्त यदि छोटा बन रहा है तो मूल्य कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, वलय आरेख में भी वही बात है। वलय आरेख में हम क्या करते हैं, ये जो अलग अलग आकार के वृत्त हैं उनको या तो संकेंद्रीय बनाते हैं, और या फिर परिधि के पास एक जगह उन सब की परिधि मिलती है। त्रिविम आरेख में भी हमें जो है
ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ त्रिविमीय आरेख में एक खास बात है कि जो हमारे स्केल है वो तीनों विमाओं के सहारे लिया जाता है। देखो द्विविम अभी हमने देखा, और द्विविम जो है वो क्षेत्रफली है, ठीक है, और ये आरेख जो है ये आयतनी है, त्रिविम आरेख, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारे जो मूल्य हैं उनको आयतन के बराबर लेंगे, ठीक है, हम उनके मूल्यों को आयतन के बराबर लेंगे। तो इसके अंदर जैसे मेरा गोले का जो आकार है, ठीक है, वो मेरे मूल्य का द्योतक, यदि मेरा गोला बड़ा बन रहा है तो वहाँ ज़्यादा मूल्य है, और गोला छोटा बन रहा है तो कम मूल्य है। मेरा घन बड़ा बन रहा है तो ज़्यादा मूल्य है, और घन छोटा बन रहा है तो कम मूल्य है। अब पिछले वाले जो द्विविमीय आरेख है उनमें मुझे द्विविमीय आरेख में जैसे वर्ग है या आयत है आदि को बनाने के लिए मुझे भुजा निकालनी पड़ती है। जैसे वर्ग में मैं एक भुजा निकाल लेता हूँ तो मेरा काम चल जाता है, भुजा गुणा भुजा कर लेते हैं हम, है ना। आयत में मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी पड़ती है, ठीक है। वृत्त में हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ऐसे ही आयतनीय आरेखों में भी क्या होता है कि जैसे हमें मान लो गोलीय आरेख बनाना है ना, तो गोलीय आरेख में हम क्या करते हैं कि हमें एक भुजा निकालनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो घन होता है ना, उसके आयतन के बराबर मूल्य को लेते हैं, ठीक है, और वहां पर हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। आरेखी ये जो द्विविमीय आरेख है उसमें वर्गमूल निकालते हैं, है ना, और इसमें हम घनमूल निकालते हैं। उसके उसी पद्धति से हम क्या करते हैं कि जैसे गोलीय आरेख है ना, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ घनमूल निकाल रखा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ घनमूल निकाल रखा है, ये घनमूल है ना। और फिर घनमूल से फिर हम क्या करते हैं, उचित पैमाना लेके और अर्धव्यास तय कर लेते हैं, और उस अर्धव्यास के हम क्या करते हैं, गोले बना देते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार घनारेख में भी हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं, और फिर हम घन की भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। इन सब को हम डिटेल में करेंगे, यहाँ पर हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक भुजा की लंबाई आ गई, तो हम क्या करते हैं कि उसी आधार पर तीनों भुजाओं को बराबर रखते हुए घन की रचना कर लेते हैं। अब इसमें जो ब्लॉक पुंज आरेख होता है उसमें हम छोटे छोटे घन दिखाते हैं, और जो एक निश्चित पैमाना ले लेते हैं एक निश्चित आकार के घन का, तो उसके वो जो हमने पैमाना लिया है, एक घन बराबर इतना मूल्य, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि घनों की जो संख्या है उसको बनाते हैं मूल्य के आधार पर। जैसे देखो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, जापान के लिए है, जो मत्स्य उत्पादन है वो 110 टन है, ठीक है ना, और ये लाख मीट्रिक टन में है। अब देखिए हमने क्या किया, पैमाना लिया कि एक छोटा घन है वो 1 लाख मीट्रिक टन को बता रहा है, तो 110 लाख मीट्रिक टन के लिए हमें पता है कि 110 छोटे छोटे घन बनेंगे। तो यहाँ देखो ये जो एक खड़ी लाइन है इसमें 10 घन है, कितने हैं, 10। तो यहाँ देखिए आप 1 2 3, अर्थात इस एक लाइन में 30 घन है। तो ये 30 और 30 60, और ये 90, और ये 2 अर्थात 20। तो 90 और 20 110 घन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मैं पीछे लिए चलता हूँ आपको, ये पैमाना है जैसे मान लीजिए 21 डेनमार्क के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये दो लंबे लंबे जो घन के लिए ये पिलर बनाए हुए हैं, एक पिलर में 10 घन है ना, और एक साइड में घन और बना दिया, तो ये 21 हो गए ना, 10 और 10 20, और ये एक 21। तो इस तरह से हम जो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आरेखों के माध्यम से हम सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण करते हैं, सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं।